हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 इसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है, जिसमें आज हमने इस वीडियो में पिक किया है एमसीक्यू 4 पार्ट 3। क्या कंटेंट है इसके अंदर, सबसे पहले उन टॉपिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, दूसरा है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, थर्ड इज ऑर्थोगोनल कर्व्स, फोर्थ इज मिलने थॉमसन मेथड, एंड देन कॉन्फॉर्मल मैपिंग, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने रिमेनिंग कंटेंट को पिक किया है। इससे प्रीवियस में मैंने इसी मॉड्यूल 4 से रिलेटेड 2 पार्ट एमसीक्यू बेस बनाए हैं। एक बार बस जल्दी से मैं गो थ्रू कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता रहे कि इसके प्रीवियस पार्ट को, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इन पर बेस पहले मैंने पार्ट 1 बनाया। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन, पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म, डेरिवेटिव, पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन, इन सब पर बेस्ड मैंने पार्ट 2 बनाया। और लास्ट ये पार्ट 3 है, जिसमें मैंने रिमेनिंग कंटेंट को पिक किया है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा मैं अमूमन अपनी हर वीडियो में मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, कि आप लोग मेरी इन वीडियोस से अगर कोई भी न्यूमेरिकल से मेरा मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन, नॉट न्यूमेरिकल, आई वुड से कोई भी क्वेश्चन अगर डेफिनेशन, प्रॉपर्टी या फॉर्मूला बेस्ड है तो आप उसको लर्न कर लें। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल है, राइट, अगर कोई न्यूमेरिकल है, देन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। खाली न्यूमेरिकल को ना तैयार करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल मैं दे रहा हूँ वो एग्जामिनेशन में आ जाए। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो न्यूमेरिकल यहाँ मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है, क्या उस टॉपिक का कंसेप्ट, वर्किंग प्रोसेस कैसे लगाते हैं, क्या वो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपको वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया तो फिर उस जैसे कितने भी सवाल आप लेकर अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसी एक अच्छी विशेष के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें पहला सवाल है, ए फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक। कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा, राइट। मान लीजिए आपके पास कोई यू फंक्शन है एक्स वाई का। अब ये यू फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा? तो डेफिनेशन कहती है कि हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, या यू हार्मोनिक फंक्शन तब होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन को। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है अगर यू के लिए, अगर कोई यू फंक्शन है तो लाप्लास इक्वेशन होती है del टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। तो अगर कोई फंक्शन u है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अगर उनका सम कर दें और वो 0 के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। लेकिन ये जो हमने डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और फिर इनको ऐड किया, तो ये 0 के बराबर जो बनी, ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको 2 तरीके से डिफाइन कर दिया। यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपके पास जो भी फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को ऐड कीजिए, और अगर वो 0 आ जाए तो आप कहेंगे दैट फंक्शन इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ये हो गया कंसेप्ट। लेकिन जो ये इक्वेशन आई कि भाई दोनों को ऐड किया और इक्वल्स टू 0 के बराबर हुआ,
तो del टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो इसलिए डेफिनेशन में ये भी कह दिया गया कि u इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन इफ u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये कह दिया गया। तो जैसे ही मैंने ये अंडरस्टैंड कराया, अब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए में u और v दो फंक्शन को एक साथ लिया गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में u का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, u का ही विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम इक्वल्स टू 0, यस दिस वन इज सेटिस्फाई। थर्ड में फर्स्ट ऑर्डर है, फोर्थ में भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। तो ए सी डी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आते हैं। ये था पहला सवाल, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। अब जरा दूसरा सवाल देखिए, u, v कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। ये जो u और v हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं यदि ऑप्शन ए u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन एंड u प्लस iv इज एनालिटिक फंक्शन। ऑप्शन बी u and v are harmonic function and u plus iv may not be analytic function. Option C u and v are harmonic function and option D u plus iv is an analytic function. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन हार्मोनिक हो, जैसे u और v तो दोनों ही हार्मोनिक होने चाहिए, और दोनों अगर हार्मोनिक हैं तो इनसे बनने वाला फंक्शन यानी w इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, इनसे बनने वाला फंक्शन ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक। तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो उस कंडीशन में u और v कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर? ये दोनों ही तुम्हें लर्न करने, दोनों ही तुम्हें याद करने, और इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, जैसे मैंने पहले को एक्सप्लेन किया। तो सेकंड में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब हो गया एक गिवन है, दूसरा निकालना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक देन। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तब u एंड v आर हार्मोनिक, यस ट्रू, वेरी ट्रू, याद भी रखना है आपको। u and v satisfy CR equation, this one is also true, क्योंकि CR equation satisfy होंगी तभी तो फंक्शन एनालिटिक होगा, यही आपने लास्ट वीडियो में सीखा है। टू प्रूव द गिवन फंक्शन फॉर एनालिटिक यू सेटिस्फाई CR equation। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ट्रू कंडीशन है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v दोनों ही हार्मोनिक होंगे। तीसरा पॉइंट, u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन क्या है? लाप्लास इक्वेशन एक एक्चुअल में ही हार्मोनिक को प्रूव करने का एक जनरल इक्वेशन है, जिस कंडीशन में हम प्रूव करते हैं। तो अगर एफ जेड एनालिटिक है देन ये तीनों कंडीशन ट्रूज हैं कि u और v हार्मोनिक होंगे, u और v सेटिस्फाई करेंगे CR इक्वेशन को, एंड u और v सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास इक्वेशन को। तो इसका मतलब जब ये तीनों ट्रू कंडीशन है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो ये तुम्हारे लिए एक जनरल एक फॉर्म बन जाती है जिसको तुम्हें लर्न रखना है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर u और v दोनों ही हार्मोनिक होंगे, वो फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या लाप्लास इक्वेशन ही सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, the value of m so that 2x minus x square plus my square is harmonic। अब इसको सॉल्व होता देखिए, हार्मोनिक का एक न्यूमेरिकल आया 4th, हमने लेट कर लिया। न्यूमेरिकल तो कह रहा है m की किस वैल्यू पर ये हार्मोनिक होगा, तो लेट u इक्वल्स टू, हमने इसको u मान लिया, 2x minus x square plus my square। हमने इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। पहले वन टाइम कर रहा हूं मैं, डेल यू बाई डेल एक्स कितना है, x के रेस्पेक्ट में करना है 2 माइनस 2x, ठीक। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला, एक बार और किया डिफरेंशिएट तो आया -2। ऑन द अदर हैंड डेल यू अपॉन डेल वाई किया मैंने, u को y के रेस्पेक्ट में,
कितना आया 0.002my। और फिर मैंने एक बार और विद रिस्पेक्ट टू y किया क्योंकि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, तो ये आया 2m। तो हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसमें जैसे ही मैंने वैल्यू रखी -2 + 2m = 0, तो 2m = 2 और m = 1। यानी अगर इस फंक्शन में m की जगह मैं 1 डाल दूं तो 1 डालने पर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये फंक्शन हार्मोनिक प्रूफ हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी मिली 1। तो अब इस जैसे कितने सवाल आप प्रूफ कर सकते हो, a की वैल्यू पर, m की वैल्यू पर, p की वैल्यू पर फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ कीजिए। हर बार फंक्शन को चेंज करके a b c p q r इस तरह से कुछ भी दे दे अननोन और कहे कि उस अननोन की वैल्यू बताइए जिस पर ये फंक्शन हार्मोनिक प्रूफ हो जाए, तो दैट इज द प्रोसेस। तो ये जो मैंने आपसे कहा नंबर 4 में, ये प्रोसेस है, इसको आप लर्न कीजिए कि हार्मोनिक प्रूफ करना है किसी अननोन की किस वैल्यू पर, ये प्रोसेस लगाना है। इससे पहले के पार्ट में क्या था, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन, तो वो मुझे लर्न करना है और न्यूमेरिकल मुझे सीखना है कंसेप्ट को। नंबर 5, if the function u equals to e to the power ax cos y is harmonic then a is, तो वही क्वेश्चन जैसे पीछे पूछा है 4th में, ऐसे ही अब 5th में पूछ लिए कि ये फंक्शन हार्मोनिक है देन a बराबर बताइए। तो इस बार u दे दिया, उसने पिछली बार u नहीं दिया था, तो हमने क्या किया फिर दोबारा से डेल u अपॉन डेल x निकाला। तो क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो x ट्रीट एज वेरिएबल, y ट्रीट एज कांस्टेंट। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो ट्रीट एज वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो वो ट्रीट एज कांस्टेंट। तो cos y कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा a e टू द पावर ax cos y। फर्दर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो दोबारा से भी वही आएगा, x के रेस्पेक्ट में करना है, y ट्रीट एज कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा a² e टू द पावर ax cos y, राइट। ये हुआ x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएशन। अब y के रेस्पेक्ट में कीजिए इसी फंक्शन को, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर ax कांस्टेंट हो जाएगा, cos y का करना है तो cos y का होता है माइनस sin y, तो माइनस e टू द पावर ax sin y। फर्दर विद रेस्पेक्ट टू y किया, इस बार हो गया माइनस e टू द पावर ax cos y, साइन का cos। अब दोनों के डबल डेरिवेटिव मिल गए लाप्लास इक्वेशन में, इसको पुट कर दीजिए। तो लाप्लास इक्वेशन में जब मैं इसको पुट करूंगा मैं, तो पहले लिख देता हूं मैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी a² e टू द पावर ax cos y माइनस e टू द पावर ax cos y इज इक्वल टू 0। e टू द पावर ax cos y कॉमन, a² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें तो a की वैल्यू पर बताना है कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और ये हार्मोनिक बन जाए, है ना। तो आपने इसको 0 के बराबर रख दिया, a² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a² इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब a की 2 वैल्यू आई है मेरे पास, मैं ऑप्शन पर गया तो ऑप्शन में मेरे पास क्या है, i है, 1 है, 2 है, माइनस i। तो यहाँ 1 तो मिल रहा है, माइनस 1 इसमें कहीं नहीं है। 2 वैल्यूज हैं ये मैं जानता हूं मैं, लेकिन इन ऑप्शन में सिर्फ b मुझे मिल रहा है जो कि राइट आंसर है इन 4 ऑप्शन में से। एक्चुअल में a की 2 वैल्यूज हैं बट माइनस 1 इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन b में केवल एक वैल्यू है, तो उस पर मैंने टिक कर दिया कि 1 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट, test the nature of the function u equals to half log x square plus y square। ठीक, ये फंक्शन आपके पास है, u equals to half log x square plus y square, del u by del x half x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये मिल गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सेम ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, वो आ जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से इसको सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये आपको मिला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ऐसे ही सिमिलर बैनर में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वो निकल कर क्या आएगा, वो निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो जब ऐड करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एलशियम हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 0। ठीक, तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो टेस्ट द नेचर में हमें ये पता लग गया u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो अब जरा ऑप्शन पे देखता हूं मैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए हार्मोनिक फंक्शन, ऑप्शन बी नॉट हार्मोनिक फंक्शन। तो इन ए बी में से तो एक क्लियर हो गया कि ये हार्मोनिक है, लेकिन जैसे ही ऑप्शन सी और डी पर जाता हूं तो ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन बी फाइंड, और डी में कहता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन नॉट बी फाइंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मुझे अभी ये चेक करना है कि क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसमें है या नहीं, क्योंकि सी और डी में से अगर कोई सही है या गलत है वो भी तो पता करना है। तो नेक्स्ट वर्क क्या हो गया, नेक्स्ट वर्क ये हो गया कि मैं इसमें ये प्रूफ करूं कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड किया जा सकता है, यानी है या नहीं उसको फाइंड करो। तो कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मेशन आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, लास्ट न्यूमेरिकल थे दो जिसमें मैंने फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल भी दिखाया। तो क्योंकि u गिवन है तो v निकालने का फॉर्मेशन हो गया dv इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। अब सी आर इक्वेशन यूज किया और सी आर इक्वेशन से इनको u के पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया। तो डेल v अपॉन डेल x की जगह आ गया माइनस डेल u अपॉन डेल y डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल x डी वाई। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को पुट कर दिया तो ये मिला माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। एल्शियम ले लें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बना आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, राइट। ये वैल्यू है डी वी की। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं ऊपर रब कर रहा हूँ, मैं v निकालना है मुझे जस्ट टू चेक कि v इसमें है या नहीं। तो dv इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो पूरे को d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, यानी डिफरेंशिएशन, किसी का रेस्पेक्ट नहीं, d का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन का बिना किसी रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई अपॉन एक्स करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे तो आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपके पास टर्म। तो इसलिए मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या लिख दिया, d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। और जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने पर मुझे मिलेगा v इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकल पा रहा है, राइट, निकल पा रहे, v निकल गया है, आंसर भी आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन बी फाइंड, यस। तो इस न्यूमेरिकल के दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्मोनिक भी है, ऑप्शन सी हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन बी फाइंड। ये आपने इस तरीके से निकाला। हो सकता है मैंने इसको लेंदी कर दिया है, इस सवाल में मैंने दो पार्ट पूछ लिए हैं, इसको दो अलग अलग मान लो। एक सवाल में सिर्फ हार्मोनिक पूछे या एक सवाल में सिर्फ हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछे,
मैंने तुम्हें एक सवाल से दोनों प्रोसेस सिखा दिए, तो तुम्हें प्रोसेस सीखना है। डन। नाउ नंबर 7 न्यूमेरिकल में कहा है टेस्ट द नेचर, अगेन टेस्ट द नेचर, बस इस बार v दे दिया गया है। तो v के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पर v की लाप्लास इक्वेशन होगी। वो क्या लाप्लास इक्वेशन होगी? डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आप निकालेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप अपने आप निकालने की कोशिश करें, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकलेगा और वीडियो लंबी होती चली जाएगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डेल वी अपॉन डेल एक्स इतना आएगा। सेम ऐसे ही जब डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी निकलकर 2y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3, राइट। और इसी तरीके से जब डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2y क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे कि एल्शियम तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3, यहाँ आया 2y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई, तो आपको आंसर मिला 0। अब 0 मिलने का मतलब है फंक्शन हो गया हार्मोनिक। तो पहले दो ऑप्शन में से तो एक मिल गया हार्मोनिक, बी तो है ही नहीं। अब फिर लास्ट के फिर दो मिले आपको कि क्या ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कराएगा, देगा, या दूसरा ऑप्शन कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन नॉट बी फाइंड। तो जब हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें v गिवन है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब क्या हो गया, u निकालना है मुझे। और u निकालने का फॉर्मेशन क्या हो गया, du इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। CR इक्वेशन से मैंने इसको चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ v। तो डेल u बाई डेल एक्स होता है डेल v अपॉन डेल वाई के बराबर CR इक्वेशन में, और डेल u अपॉन डेल वाई होता है माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स के। और जब मैं इन दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से उठाकर पिक करके और इसमें पुट करूँगा तो मैं क्या बन रहा है वो देख लीजिए अब आप। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई। एल्शियम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। अब इसका कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बनता जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल होकर आप जिसको निकाल पाए, यानी u कैन नॉट बी फाइंड। ये क्लियर समझ में आता है कि u निकल नहीं सकता यहाँ से। जैसे पिछले सवाल में एक फॉर्मेशन बन गया जिसको आप सिंपली निकाल सकते हैं, तो इससे u निकालना टिपिकल हो गया, नहीं निकल सकता। तो ऑप्शन डी हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन नॉट बी फाइंड इज द राइट आंसर। तो जो सेकेंड न्यूमेरिकल है, ये जो v के लिए मैंने दिया है सेवेंथ में क्या हुआ है, हार्मोनिक तो प्रूफ हो गया लेकिन हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी कैन नॉट फाइंड, ये हमारी समझ में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले अगर इस कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं तो मेरे ओपिनियन में आप इस तरह के सवालों को इजीली कर पाएंगे। अब चाहे वो काउंटिंग में 10 कर लो 20 कर लो, तुम्हें कंसेप्ट को समझना है कि कैसे प्रूफ करना होता है हार्मोनिक और कैसे फाइंड करने होते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक, अगला सवाल अगर आप देखें तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ रहा है और ये हम निकाल चुके हैं पीछे, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम तो लगाना नहीं है क्योंकि मैंने पीछे जब सवाल डाला तो मैंने ये कहा आपसे कि इस न्यूमेरिकल को मैंने कंबाइंड करके
एक न्यूमेरिकल में दे दिया, ये लेंदी है, इसको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। पिछला सवाल देखिए, टेस्ट द नेचर। फंक्शन वही है, इसमें हमने हार्मोनिक भी प्रूफ किया और इसमें हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल के दिखाया। अब जरा अगला सवाल देखिए, दोबारा से रीड कीजिए। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, यानी हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू का मतलब है वी, ये निकालना है। और पिछले सवाल में हमने वी अभी निकाल के दिखाया, ये वी निकालने का प्रोसेस है, यहाँ देख सकते हैं। तो वी कितना आया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। तो यहाँ ऑप्शन में सी को कंसिडर अगर नहीं किया गया है कांस्टेंट टर्म में, तो ऑप्शन में आपको क्या दिखता है, अगर कांस्टेंट किसी पॉइंट वैल्यू पे निकाल लिया गया होगा, हालांकि होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से इसमें मान लीजिए है, ठीक। तो अब ऑप्शन कौन सा ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच u इक्वल्स टू दिस इज हार्मोनिक। b की किस वैल्यू पर ये हार्मोनिक होगा। सेम वही प्रोसेस, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, b टू द पावर bx cos 5y, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, b स्क्वायर टू द पावर bx cos 5y, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, माइनस ई टू द पावर बी एक्स 5 साइन 5y, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला, माइनस 25 ई टू द पावर बी एक्स कॉस 5y, और लाप्लास इक्वेशन में पुट कर दिया। तो लाप्लास इक्वेशन में पुट करने के बाद ई टू द पावर बी एक्स कॉस 5y कॉमन आएगा, बचेगा बी स्क्वायर माइनस 25, और इसको अगर मुझे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो इस बार भी दो वैल्यू आई हैं प्लस माइनस। अब आंसर में देखिए, यस प्लस बी है और माइनस बी है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो दोनों दिए हैं तो दोनों टिक हो गए, एक दिया होता दोनों में से तो हम उसको टिक कर देते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 10, द कर्व यू एक्स वाई इक्वल्स टू सी एंड वी एक्स वाई इक्वल्स टू सी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, m1 यानी दोनों कर्व पर अलग अलग स्लोप m1 m2 इक्वल्स टू -1, अगर ये है तो कर्व ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं इफ u and v are complex function, b u plus iv is an analytic function, u minus iv is an analytic function, and d u plus v is an analytic function. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो या तो एनालिटिक फंक्शन के लिए पूछ ले या स्लोप का मल्टीप्लिकेशन पूछ ले कि वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब u और v एनालिटिक फंक्शन होगा, u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन होगा, और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। नंबर 11, ये 11 फॉर्मेशन है मिलने थॉमसन मेथड का। मिलने थॉमसन मेथड ने 4 केस दिए। पहला केस u इज गिवन, केस नंबर 2 v इज गिवन, केस नंबर 3 u minus v is given, and case number 4 u plus v is given। इन 4 केस पर हमने मिलने थॉमसन मेथड को की हेल्प से डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन fz u plus iv फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ z। ये वो शॉर्टकट मेथड है जो डायरेक्ट fz को निकालता है इन टर्म्स ऑफ z, और वो fz एनालिटिक होता है। तो आप सोचिए कि मिलने थॉमसन मेथड डायरेक्ट fz दे रहा है इन टर्म्स ऑफ z, जो कि वो फंक्शन एनालिटिक होता है, और जब कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो वो u और v जो उसके अंदर हैं वो हार्मोनिक होते हैं, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड है मिलने थॉमसन मेथड।
तो अब जरा सवाल को पढ़ते हैं। इफ रियल पार्ट u इज गिवन, यानी u प्लस आई वी में अगर आप कंपेयर करें तो u इज ए पार्ट ऑफ रियल एंड v इज ए पार्ट ऑफ इमेजिनरी। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि u इज गिवन, यानी केस 1 का सवाल है। तो केस 1 का सवाल है, देन बाय मिलने थॉमसन मेथड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है। आपने जो फॉर्मूले पढ़े वो फॉर्मूले आपने कैसे पढ़े वो मैं लिख देता हूँ। आपने ये पढ़ा है एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड ज़ीरो माइनस आई फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। आपने ये फॉर्मेशन याद किया है। अब इस फॉर्मेशन में अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये आसान हो गया पहचानना। तो मैंने क्या किया, इसकी डेरिवेटिव फॉर्म को लिखा, क्योंकि अगर एफ डैश जेड होगा आपके पास और उसको इंटीग्रेट करोगे आप तो एफ जेड आ जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव फॉर्म को लिखा एफ डैश जेड, तो वो क्या होगा, तो इंटीग्रल हट जाएगा और कांस्टेंट हट जाएगा। तो फाई वन जेड ज़ीरो माइनस आई फाई टू जेड ज़ीरो। अब ये पिक करना कैंडिडेट में डिवाइडेशन हो जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट याद करते हैं फॉर्मूला और ये फॉर्मूले से पहले की स्टेप ले ली गई कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप, एफ डैश जेड निकाल रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे तब एफ जेड मिलेगा, यानी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो अगर हमने सिर्फ ये याद किया है तो हम इसी को ढूंढते रहेंगे, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो तुम्हें फॉर्मेशन कैसे बना के दिया है वो समझना है। तो फिलहाल एफ डैश जेड इक्वल्स टू ये, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, सेम इसी मैनर में केस 2 पर आए, व्हेन v इज गिवन। 12 में क्या कहा है, v इज गिवन, ये गिवन है। तो मिलने थॉमसन मेथड से जब इसकी फॉर्मेशन में आप एफ जेड निकालेंगे तो उसके डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड इक्वल्स टू साई वन जेड ज़ीरो प्लस आई साई टू जेड ज़ीरो। ये फॉर्मेशन है इसका। कहाँ से निकला, आपने जो फॉर्मूला याद किया है वो ये याद किया है, इंटीग्रल साई वन जेड ज़ीरो प्लस आई साई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। इस फॉर्मूले से आपने याद किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नंबर 12 का। नंबर 13 पर अगर आप आए तो नंबर 13 में कहा गया है कि u इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ये कोई फंक्शन है, देन करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन अंडर द कंडीशन दिस। तो करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन का मतलब हो गया कि u गिवन है, हमें u हमें गिवन है और हमें एफ जेड निकालना है, और वो भी कैसा है एफ जेड डिफाइन, एनालिटिक। तो ये काम तो मिलने थॉमसन ही कर सकता है कि एक कोई फंक्शन गिवन हो u, उससे डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को बनाना। तो ये केस 1 का सवाल है। तो केस 1 में हम क्या करते हैं, उसकी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने फाइंड किया डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स आया ई की पावर एक्स कॉस वाई, इसको मान लिया फाई वन एक्स वाई। फिर निकाला डेल यू अपॉन डेल वाई जो कि आया माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और इसको मान लिया फाई टू एक्स कॉमा वाई। फिर इन दोनों में पुट किया एक्स की जगह जेड, वाई की जगह ज़ीरो। तो फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो आपको क्या मिला, कॉस ज़ीरो होता है 1, तो ई टू द पावर जेड, और फाई टू जेड ज़ीरो कितना मिला, दूसरे में रखेंगे तो एक्स की जगह जेड तो ई की पावर जेड हो गया, लेकिन साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये मिल गया ज़ीरो। उसके अलावा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट एफ जेड का, तो एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल फाई वन जेड ज़ीरो। अब आप देख सकते हैं यू गिवन पे ये फॉर्मूला था, दिस वन। मैं अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेशन आया फाई वन जेड ज़ीरो यानी ई की पावर जेड प्लस आई फाई टू जेड ज़ीरो यानी ज़ीरो डी जेड प्लस सी। तो ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड होता है, तो एफ जेड मिल गया ई की पावर जेड प्लस सी। ठीक, लेकिन इसने कहा है अंडर द कंडीशन एफ ज़ीरो इक्वल्स टू 1।
F0 का मतलब हो गया कि Z बराबर 0 पुट करो और F0 इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ तो लिख दिया राइट में मैंने 1, लेफ्ट में e की पावर 0 प्लस c, तो c बराबर 0। अब ये C0 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा तो FZ कितना आ गया, देयरफॉर FZ इक्वल्स टू e टू द पावर z। ये वो एनालिटिक फंक्शन हमें मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन। इसी मैनर में मैंने अगला सवाल 14 डाला जिसमें मैंने पूछा है v के लिए, यानी v गिवन है और कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन यानी u को fz निकालना है आपको विदाउट u। तो मिलने थॉमसन मेथड को ही इस्तेमाल करना है। तो अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मैं बस 2 मिनट हो ले रहा हूँ, इसको क्लीन कर दूँ सो दैट कि आपको फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखा सकूँ। तो अब आप अगर u गिवन है तो निकाल सकते हैं एनालिटिक फंक्शन को डायरेक्टली मिलने थॉमसन मेथड से। ऐसे ही v गिवन हो तो v गिवन है आपके पास, तो सबसे पहले निकाला डेल v अपॉन डेल x। इस फंक्शन को पीछे भी आया है, इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आपके पास है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जो डेल v अपॉन डेल x निकाला है उसको मान लीजिए आप साई 2 ऑफ एक्स वाई, और जो डेल v अपॉन डेल y निकाला है इसको मान लीजिए साई 1 ऑफ एक्स वाई। फिर इन दोनों में पुट कर दीजिए z की जगह x की जगह z और y की जगह 0। तो साई 2 z0 कितना मिला, साई 2 z0, इसमें x की जगह z y की जगह 0, तो ये 0 आ गया। साई 1 z0 कितना मिला, इसमें जब आप रखेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4, तो ये मिला माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, साई 1 z0 की वैल्यू। और इसको जब आप फॉर्मेशन में पुट करेंगे एफ के केस 2 वाले मिलने थॉमसन मेथड की केस 2 में, तो फॉर्मेशन कहता है इंटीग्रल साई 1 z0 माइनस प्लस, ये प्लस होता है और पहले वाला माइनस होता है, राइट। ये v अगर गिवन है तो ये प्लस होता है, प्लस आई साई 2 z0 dz प्लस c। तो साई 1 z0 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर और साई 2 की वैल्यू है 0, तो यही केवल बचा dz प्लस c। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर ले जाइए पावर को, माइनस फॉर्मेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उससे जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन z प्लस c सिंप्लीफाई करने के बाद एफ जेड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था मिलने थॉमसन मेथड का केस नंबर 2। केस 3 और केस 4 ऑटोमेटिक लेंथी न्यूमेरिकल हैं क्योंकि उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी केस 1 केस 2 से 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये आ रहा है मैपिंग पर बेस। तो हमने हार्मोनिक कर लिया, हमने कॉन्जुगेट हार्मोनिक कर लिया, हमने ऑर्थोगोनल कर लिया, हमने मिलने थॉमसन मेथड भी समझ लिया। अब हम आए हैं मैपिंग पर, यानी अब धीरे धीरे हम लास्ट नोट की तरफ चलते चले आ रहे हैं। ए मैपिंग दैट प्रिजर्व एंगल बिटवीन ओरिएंटेड कर्व्स both in magnitude and in sense is called informal mapping, signal mapping, conformal mapping और formal mapping। तो 15 एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन किसकी है, conformal mapping की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 15 का आंसर सी है। 16, जब कॉन्फॉर्मल मैपिंग हो गई, समझ में आ गई, डेफिनेशन आ गई कि एंगल और रोटेशन, यानी एंगल तो हो गया रोटेशन और मैग्नीट्यूड में अगर वो सेंस उसमें प्रिजर्व्स हो, किसी मैपिंग में दोनों ही प्रिजर्व हो, तो उस कंडीशन में बनने वाली मैपिंग कॉन्फॉर्मल होती है।
तो उसी पर बेस दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक रोटेशन फाइंड करना और एक मैग्नीट्यूड फाइंड करना, यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करना। तो इस पर बेस जो दो सवाल बने, उन दो सवालों को 16 और 17 में मैंने डिफाइन किया कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग में ये दो तरह के सवाल बन जाते हैं। तो जिसमें 16 नंबर क्या है, फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू Z स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट Z इक्वल्स टू 1 प्लस आई इज। तो फॉर्मेशन W किसी फंक्शन fz के बराबर होता है, वो दिया गया है Z स्क्वायर। Z स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो fz कितना मिल गया, x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2i(xy). और जब सिंप्लीफाई किया रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो पता लगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बना प्लस आयोटा 2xy ये बना। तो fz आपके पास है ये वैल्यू। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मेशन है कि आप fz की वैल्यू, जो आप fz फाइंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है डेरिवेटिव फॉर्म में। यानी फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं पहले इसका मैग्निफिकेशन का, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मॉड ऑफ f डैश z। अगर कोई पॉइंट दे दिया है तो वो पॉइंट आपने रख दिया। तो पहले मुझे f डैश z निकालना है, राइट। तो f डैश z निकालने के लिए मैं क्या करूं, f डैश z निकालने के लिए मैं पहले इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है fz, यहाँ से मैं f डैश z निकाल दूँ, तो मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने f डैश z फाइंड किया, वो निकला 2z। ठीक, अब पॉइंट दे दिया मुझे z बराबर 1 प्लस आई, इस पर मैग्निफिकेशन बताना है मुझे। तो f डैश 1 प्लस आई कितना हो गया, 2 ऑफ 1 प्लस आई, यानी 2 प्लस 2i। कंपेयर करूंगा a प्लस आई बी से, तो a बराबर मिल गया 2 और b बराबर मिल गया 2। ठीक, तो मुझे अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये मुझे मिला मॉड ऑफ f डैश 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को लिख सकते हो 4 रूट 2, 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2। ये निकला इसमें मैग्निफिकेशन। तो आपको याद क्या रखना है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करने का फॉर्मेशन ये है। तो इसमें चाहिए मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ f डैश z। तो fz क्या है मेरे पास, उससे पहले f डैश निकालो। अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट की वैल्यू डाल दीजिए। उस पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 रूट 2 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, राइट। और दूसरा पूछ सकता है, जैसे अभी यहाँ पर आया, ये मैग्नीट्यूड से सेंस हो गया मैग्निफिकेशन। अब बचा एक एंगल बिटवीन। तो एंगल बिटवीन का मतलब है रोटेशन। तो रोटेशन और पूछ सकता है कि रोटेट होगा नहीं होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड है। तो मैंने इसमें पूछ लिया फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एट दिस पॉइंट। तो एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, पहले वो सब समझिए। रोटेशन का फॉर्मूला है ए एम्पलीट्यूड ऑफ f डैश z। ये फॉर्मेशन है। और जो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स b बाई a या y अपॉन x या v अपॉन u, अगर u और v में फॉर्म है। तो मुझे चाहिए पहले f डैश z। f डैश z इससे निकाला था अभी पीछे, वो आया था 2z। फिर मैंने ले लिया पॉइंट पर वैल्यू, वो भी पीछे निकल कर आई थी 2 प्लस 2i। इसको कंपेयर किया u प्लस आई वी से, तो u मिल गया 2 और v मिल गया 2। और जब इसको इस एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में पुट किया तो रोटेशन आपको मिली tan इनवर्स 2/2 यानी tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 10 π/4
यानी पाई बाई 4। तो ये है वो एंगल ऑफ रोटेशन जो किसी कॉन्फॉर्मल मैपिंग से निकालने पर का फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है। तो रोटेशन का फॉर्मेशन ये याद रखना है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मेशन मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड, ये आपको निकालना है, यानी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कह सकते हो आप। यानी पीछे अगर मैं इसको चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक। नंबर 18, द पॉइंट कॉन्साइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर नोन एज। कोई पॉइंट किसी ट्रांसफॉर्मेशन पर कॉन्साइड हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है। ये डेफिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स पॉइंट। ठीक। नंबर 19, द फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट फाइंड करना, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि पहले आप उसे कॉन्साइड करें। कॉन्साइड का मतलब क्या है, W बराबर Z पुट कर दें, ये मीनिंग है कॉन्साइड का। तो W बराबर जैसे ही Z पुट करेंगे तो ये जो फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा Z क्यूब इक्वल्स टू Z में। इसको उठा के इधर ले आइए, Z क्यूब माइनस Z इक्वल्स टू 0, Z कॉमन ले लीजिए, Z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो Z बराबर मिला 0 1 माइनस 1। तो ये जो पॉइंट है, दीज पॉइंट आर नोन एज फिक्स पॉइंट। तो ऑप्शन कौन सा सही, 0 1 एंड माइनस 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से फिक्स पॉइंट निकाले जाते हैं। तो ऐसे ही नंबर 20 है, इस बार ये जो 20 में मैंने फॉर्म लिया ये है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है इसको। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं, उसका भी वही रूल है कि कॉन्साइड आपको लेना पड़ेगा। कॉन्साइड की कंडीशन में W इक्वल्स टू Z हो जाता है, और W इक्वल्स टू Z रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Z स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया, Z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 और माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज नोन एज फिक्स पॉइंट। तो कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, हाउ टू फाइंड फिक्स पॉइंट, और ये पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही अगला सवाल है, इसमें भी फिक्स पॉइंट निकालने हैं। तो Z इक्वल्स टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, Z स्क्वायर प्लस Z माइनस Z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, Z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 यानी I स्क्वायर, तो Z बराबर आ गया प्लस माइनस I। ये इसमें फिक्स पॉइंट है, प्लस माइनस I। ठीक। तो प्लस माइनस I कहाँ है, प्लस I और माइनस I। तो इस सवाल के दो आंसर हैं A एंड D। ठीक। नंबर 22, द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवेरिएंट पॉइंट को ही फिक्स पॉइंट बोला जाता है। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए आ जाए और आपको फिक्स पॉइंट आप याद करो और इनवेरिएंट पॉइंट लिखा जाए, तो इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट बात एक ही है। तो इनवेरिएंट पॉइंट निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, Z रखना होगा W की जगह। तो ये आया Z स्क्वायर माइनस प्लस 4Z माइनस 2Z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी Z स्क्वायर प्लस 2Z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। धराचार्य इस्तेमाल किया, माइनस B प्लस माइनस होल अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, माइनस 2 प्लस माइनस, ये आया आपका 16, और 16 नेगेटिव में आया तो उसको ले सकते हो आप 4 आयोटा अपॉन 2, तो ये आपको मिला माइनस 1 प्लस माइनस 2I। तो माइनस 1 प्लस माइनस 2I विल बी द इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट, बात एक ही है। ठीक। इस तरीके से आप इनवेरिएंट और फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो।
नेक्स्ट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड आर। ऐसी कंडीशन कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी की जो अच्छी ना हो, वो क्रिटिकल पॉइंट आप बताइए, इन चार में से वो कौन सा है। तो पहले तुम्हें ये समझना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है, यानी द पॉइंट एट विच एफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो। एक ऐसा पॉइंट जिस पर एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम में आपको याद होगा, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो के बराबर निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट आता है। और हमें वो क्रिटिकल पॉइंट बताना है जिस पर कि कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड। तो वो कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन ये है कि आप अगर जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन बेसिकली मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मोबियस यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है। और अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझें आप, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी, है ना। और W बराबर होता है एफ जेड। तो आप अगर देखें कि इसमें अगर मैं Z बराबर माइनस का D बाई सी पुट कर दूं, Z की जगह माइनस का D बाई सी में पुट कर दूं, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, W इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी फंक्शन जो है वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि वहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है W की, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये गुड कंडीशन तो नहीं है। तो कॉन्फॉर्मल कैसे करोगे प्रूफ? क्योंकि ये तो नॉट एनालिटिक हो गया। तो नॉट एनालिटिक फंक्शन जब हो गया तो वो कॉन्फॉर्मल हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्फॉर्मल का मतलब है एनालिटिक होना चाहिए, और एनालिटिक का मतलब है फाइनाइट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डेरिवेटिव उसमें फाइनाइट होनी चाहिए। तो एफ डैश जेड के तो होल्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई, है ना। तो ये कंडीशन आपको बता रही है कि ये उस मैपिंग के कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी को गुड होल्ड नहीं कराएगी। तो माइनस डी बाई सी और कहीं है, तो मुझे केवल इस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी मैं इसको देखते ही पहचान गया कि ये कंडीशन मुझे दी गई, तो ऑप्शन बी ही सही है। बट फिर भी अगर मैं देख लूँ कि कहीं और भी माइनस डी बाई सी होता तो क्या दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? तो आपको ये अच्छे से पता है कि अगर z टेंडिंग टू इन्फिनिटी है या z की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो एनालिटिक फिर होगा ही नहीं। अगर कोई पॉइंट वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू पे तो एनालिटिक होगा। तो जब वो एनालिटिक ना होने की कंडीशन उसकी कौन सी हो सकती है? जब z की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। दैट्स वाई ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं z के जिनसे पहले वाले से मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्दी कंडीशन नहीं होती, और नॉर्मल जितने भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन समझे हैं, जैसे ये नीचे वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल्स टू जेड प्लस ए। अब W इक्वल्स टू जेड प्लस ए में अगर मैं z बराबर इन्फिनिटी डाल दूं तो W इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसा है जिसमें ये पॉइंट इसको क्रिटिकल ले जा रहा है, यानी क्रिटिकल का मतलब क्या है? नॉट एनालिटिक। और एक जो पहला वाला पॉइंट है वो कौन सा है? वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग प्रॉपर्टी बेसिस पर कब गुड नहीं होगी? अगर वहां पर z की वैल्यू माइनस डी बाई सी डाल दें। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे सामने यहाँ दिखा दिए। ये था पहला पॉइंट था मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से, और दूसरा पॉइंट था नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 24th में टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछी गई है, ये तुम्हें सबको याद रखनी है। W इक्वल्स टू जेड प्लस ए इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? क्योंकि e रेज टू द पावर आ गया तो रोटेशन होगा, तो दैट विल बी नोन एज रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन।
25 का बी इज द आंसर। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन में आ जाए W इक्वल्स टू 1/z तो वो इन्वर्स की फॉर्म जा रही है, यानी इन्वर्जन। दैट टाइप इज नोन एज इन्वर्जन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 27 में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप द पॉइंट 0i infinity into 0 1 infinity रेस्पेक्टिवली। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्रॉस रेशियो आपको पता होना चाहिए। क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1। दैट इज नोन एज क्रॉस रेशियो। तो अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जिसमें जो मैपिंग हुई है वो इसकी इसमें हुई है, यानी Z की W में, Z प्लेन की W प्लेन में हुई है मैपिंग। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना दी। Z प्लेन W प्लेन। तो Z की जो मैपिंग है, Z में पॉइंट क्या क्या है? 0 I इन्फिनिटी। जो मैप हुए हैं रेस्पेक्टिवली किसमें? 0 का 0 से, I का 1 से और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से। अगर मैं लेट कर लूँ इस पहले वाले को Z1 Z2 Z3 और इसको मान लूँ W1 W2 W3, तो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो W3 आपको क्लियर दिख रहा है, Z3 और W3 इन्फिनिटी हैं, तो पुटिंग करने से पहले आप इसमें से W3 और Z3 को कॉमन निकालते हैं बाहर, यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं W3 को और Z3 को। डिनोमिनेटर में ले जाने से होगा क्या कि आपका फंक्शन का रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, W माइनस W1, यहाँ से W3 कॉमन निकाला, W2 अपॉन W3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से W3 कॉमन निकाला, W अपॉन W3 माइनस 1 W2 माइनस W1। तो W3 से W3 कैंसिल हो गया। सेम ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे Z3 है इन्फिनिटी, तो Z3 को बाहर निकालना है। Z माइनस Z1, Z3 को बाहर निकाला, Z2 अपॉन Z3 माइनस 1 अपॉन Z3 को बाहर निकाला, Z अपॉन Z3 माइनस 1 इंटू Z2 माइनस Z1। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। अब मैंने इसमें इन तीनों वैल्यूज़ को डाल दिया। तो W माइनस W1 कितना है? 0। उसके बाद W2 अपॉन W3 करोगे तो W3 है इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 माइनस 1। ऐसे ही ये 0 आएगा, 0 माइनस 1, और यहाँ W2 माइनस W1 का मतलब है 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ किया, Z माइनस Z1 कितना है? 0। ये आ गया 0 माइनस 1, ये भी आ गया 0 माइनस 1, और Z2 माइनस Z1 आ गया I माइनस 0। ठीक, तो यहाँ आपको मिला माइनस W अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस Z अपॉन कितना? माइनस आयोटा। तो W इक्वल्स टू मुझे मिला Z अपॉन I हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो उससे रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहचान नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर से हमेशा I को रिमूव करना होता है। तो I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये आ गया नीचे I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये आ गया माइनस IZ। तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो से बना वो बना W इक्वल्स टू माइनस का IZ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, मैपिंग आपको किस तरीके से करनी है एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दूसरा, टेबल जब बनाते हैं आप तो टेबल में ये देख लें कि कौन से प्लेन में इन्फिनिटी दिया गया है। अगर एक में दिया गया है तो उसमें से उस वैल्यू को कॉमन निकाल दें, और अगर दूसरे में भी दिया गया है तो दोनों में से ही कॉमन निकालें, पहले उसको अपॉन में ले जाएं, तब जाकर पुटिंग करें, तो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
द इनवेरिएंट पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर आपको ये बताना है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो अगर मैं इसमें W बराबर Z मान भी लूँ और पुट कर दूँ तो ये फॉर्म बनेगी सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल्स टू 0। यानी इन जनरल मेरे पास बनेगा सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए ऑफ जेड माइनस बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो जब तक मुझे ए बी सी डी नहीं पता होंगे, यानी ए बी सी और डी, जब तक मुझे ये नहीं पता होंगे तब तक मैं कैसे इसके फिक्स पॉइंट निकाल सकता हूँ? यानी ये तीन ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन तो तभी निकल पाएंगे जब इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे ए बी सी डी पता होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि पीछे जहाँ कहीं भी मैंने, ये देखिए, जहाँ कहीं भी अगर मैंने फिक्स पॉइंट पूछा, अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिया है तो वहाँ ए बी सी डी ओपन है, तभी तो आप निकाल पाए हो। लेकिन इस न्यूमेरिकल में नंबर 28 में अगर आप देखें तो यहाँ केवल और केवल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया गया, यानी इन जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्साइड की कंडीशन W बराबर Z पर मेरे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन ये बनेगी। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन से रूट्स तभी निकल पाएंगे जब ए बी सी डी की वैल्यू पता होगी। तो इसका मतलब कि सिंपल जनरल फॉर्म पे इनवेरिएंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। सभी ये याद रखिएगा कि अगर जनरल फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो उसके अंदर इनवेरिएंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे? क्योंकि ABCD नहीं पता, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह मैंने आपको मॉड्यूल 4 के MCQ पर 3 वीडियो प्रिपेयर की, जिसमें ये 3rd वीडियो लास्ट वीडियो थी। अगर आप कलेक्टिवली देखें तो लगभग 28 सवाल इसमें हैं पार्ट 3 में, इतने ही लगभग 28 सवाल पार्ट 2 में हैं और 17 सवाल पार्ट 1 में हैं। तो लगभग 70-72 करीबन सवाल बनते हैं। काफ़ी है न्यूमेरिकल। आप ये ध्यान रखना, जो भी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, फॉर्मूला, इन पर बेस कोई भी क्वेश्चन हो उसको याद करना है, उसको लर्न करना है, और जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके कंसेप्ट को समझना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक? तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो MCQ 5 पर बेस होगी, यानी मॉड्यूल 5 पर बेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।